काली पहाड़ी वाला भूत। लकड़गंज नाम का एक गांव था। लकड़गंज में एक बहुत खूबसूरत पहाड़ी हुआ करती थी, लेकिन इतनी खूबसूरत पहाड़ी होने के बाद भी गांव के लोग वहां जाने से बहुत डरते थे। गांव वालों का मानना था कि वहां एक भूत रहता है, जिसे गांव वाले पहाड़ी भूत कहते थे। गांव में उस पहाड़ी वाले भूत के डर के कारण गांव में शाम 6 बजे के बाद कोई भी उस पहाड़ी पर नहीं जाता था। पिछले दिनों गांव के एक चरवाहे की कुछ बकरियां रात को उस काली पहाड़ी पर चली जाती हैं और दोबारा घर वापस नहीं आती हैं, जिसके बाद गांव में एक सभा का आयोजन किया जाता है। जैसा कि आपको पता है, हमारे रामू चरवाहे की कुछ बकरियां काली पहाड़ी पर गुम गई हैं और बहुत ढूंढने पर भी इसे कहीं नहीं मिली है। इसलिए आज की सभा में हम चर्चा करेंगे कि उसकी बकरियों को ढूंढने काली पहाड़ी में भूत की गुफा में जाना है या नहीं। अरे चर्चा क्या करनी है सरपंच जी, इसकी कुछ बकरियों के लिए अब हम गांव वालों की जान दांव पर थोड़ी ना लगा देंगे। हाँ, हम नहीं जाएंगे। तो ठीक है, इस गांव का सरपंच होने के नाते मैं ये निर्णय लेता हूँ कि आज के बाद अगर कोई भी उस पहाड़ी वाले भूत की गुफा में गया तो गांव का कोई भी आदमी उसे ढूंढने नहीं जाएगा। तो आगे से सभी लोग इस बात का पूरा ख्याल रखें। सरपंच के फैसले को गांव के सभी लोग स्वीकार कर लेते हैं। गांव के 2 बच्चे ऋतिक और बिट्टू बहुत अच्छे दोस्त थे, लेकिन दोनों जितने छोटे थे उतने ही ज्यादा शरारती भी थे। वो आए दिन कुछ न कुछ शरारत करते ही रहते थे। ऐसे ही एक दिन गांव में पेड़ के नीचे बैठकर दोनों बात कर रहे होते हैं। बिट्टू, वो देख, वो है काली पहाड़ी, वहीं रहता है वो पहाड़ी वाला भूत। तू भी किसका नाम ले रहा है पागल? मेरे दादाजी तो उस भूत के बारे में बात करने के लिए भी मना करते हैं। दादाजी कहते हैं कि वो हमारी बातें भी सुन सकता है। अरे तू भी क्या बकवास बातें करता रहता है। हमारे घर वाले तो हमें सिर्फ इसलिए ये बातें सुनाते हैं ताकि हम वहाँ ना जाएं। मुझे तो वहाँ जाने का सोचकर भी डर लगता है भैया। भगवान जाने कितना भयानक होगा वो पहाड़ी वाला भूत। तू भी ना कितना भोला और डरपोक है। वो लकड़हारा चाचा बता रहे थे कि ऊपर पहाड़ी पर बहुत सारे फलों के पेड़ लगे हैं जो खाने में बहुत स्वादिष्ट हैं। तू कितना भी लालच दे ले, मैं उस भूतिया पहाड़ी पर जाने के लिए तैयार नहीं होने वाला। और तू भी वहाँ जाने का विचार अपने मन से निकाल दे। अरे हमें कौन सा उस भूत की गुफा में जाना है, हम तो बस फल तोड़ेंगे और सूरज ढलने से पहले वापस आ जाएंगे और साथ में बहुत सारे फल भी लाएंगे। ऋतिक के बहुत मनाने पर बिट्टू भी काली पहाड़ी पर जाने के लिए तैयार हो जाता। अगले दिन ऋतिक और बिट्टू सबसे छुपते छुपाते उस काली पहाड़ी पर पहुंच जाते हैं। ऋतिक, मुझे बहुत डर लग रहा है भाई। मुझे लगता है हमें घर वापस लौट जाना चाहिए। अब इतनी दूर आने के बाद तू वापस जाने का सोच रहा है, इस तू सोच भी कैसे सकता है बिट्टू। वो दोनों जैसे तैसे काली पहाड़ी पर पहुंच जाते हैं और काली पहाड़ी की खूबसूरती देखकर दोनों उसकी बहुत तारीफ करते हैं। अरे ये तो कितनी खूबसूरत पहाड़ी है। मैं तो तुझे पहले ही कह रहा था कि गांव वाले सिर्फ हमें डराने के लिए ये सब बातें करते हैं। नहीं, हमें अपने बड़ों की बात माननी चाहिए। ठीक है, तो जल्दी जल्दी यहाँ से गिरे सारे फल बीन ले और फिर हम सूरज ढलने से पहले यहाँ से खिसक जाएंगे। बिट्टू और ऋतिक खूब सारे फल बीन कर सूरज डूबने से पहले गांव वापस आ जाते हैं। बिट्टू और ऋतिक फल खाते हुए, वाह कितने मीठे फल हैं ये, मजा ही आ गया आज तो। हाँ भाई, हम पहाड़ी घूमकर वापस भी आ गए और किसी को पता भी नहीं चला। बिट्टू और ऋतिक दोनों रोज ही ऐसे अपने घर वालों से छुपते छुपाते हुए उस काली पहाड़ी में आ जाते हैं और फल तोड़कर सूरज डूबने से पहले गांव वापस भी आ जाते हैं। लेकिन एक दिन ऐसे ही काली पहाड़ी में फल की तलाश में घूमते हुए वो दोनों एक गुफा के पास पहुंच जाते हैं। ऋतिक, ये गुफा कहीं उसी की तो नहीं है। पता नहीं यार, चलकर पास से जाकर देखते हैं। नहीं, मैं नहीं जाऊंगा। इस गुफा में वो पहाड़ी वाला भूत हुआ तो। ऋतिक, चल भाई,
हम घर वापस चलते हैं। बिट्टू के बार बार समझाने पर भी ऋतिक उसकी बात नहीं मानता है और उससे कहता है, तुझे डर लग रहा है तो तू यहीं रुक, मैं पास से जाकर देख कर आता हूँ। नहीं ऋतिक, नहीं, उस गुफा के पास मत जा, बात मान मेरी, मत जा। बिट्टू के मना करने के बाद भी ऋतिक धीरे धीरे उस गुफा के पास पहुंच जाता है। ऋतिक, मेरी बात मान, वापस आजा भाई, अरे आजा यार। अरे देख, शाम हो गई है, सूरज ढलने वाला है, हमें घर वापस भी लौटना है। ऋतिक बिट्टू की बात को नजरअंदाज करते हुए गुफा के पास पहुंच जाता है और पैर फिसलने की वजह से गुफा में ही गिर जाता है। ऋतिक को भूतिया गुफा में गिरते देख बिट्टू जोर से आवाज लगाता है, ऋतिक बचाओ, बचाओ, कोई मेरे दोस्त को बचाओ, अरे बचाओ भाई। बिट्टू के बार बार चिल्लाने के बाद भी कोई उसकी मदद के लिए वहां नहीं आता। बिट्टू गुफा के पास जाकर ऋतिक को आवाज लगाता है, लेकिन उसे ऋतिक का कोई भी जवाब नहीं आता। आखिर में जब सूरज ढलने लगता है तो बिट्टू को लगता है कि ऋतिक को पहाड़ी वाला भूत खा गया और वो ऋतिक को वही छोड़कर डरते डरते गांव वापस आ जाता है। बिट्टू ऋतिक के गुफा में गिर जाने की बात भी किसी से नहीं कहता है। ऋतिक जब शाम तक घर नहीं आता तो उसके मम्मी पापा बहुत परेशान होने लगते हैं और यहाँ वहाँ फोन करके ऋतिक के बारे में पूछने लगते हैं, लेकिन ऋतिक का कहीं कुछ पता नहीं चलता। ऋतिक की माँ का रो रो कर बुरा हाल हो जाता है। ऋतिक के पापा, मेरा ऋतिक कहाँ गया मेरा ऋतिक? कहीं उसे वो काली पहाड़ी वाला भूत तो नहीं ले गया? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मेरे ऋतिक को वापस लेकर आइए। मेरा ऋतिक कहाँ है? उसे वापस लेकर आइए। शांत हो जाओ सरला, हमारा ऋतिक सही सलामत होगा। तुम खाना खा लो, तुमने कल से कुछ खाना भी नहीं खाया है। नहीं, मुझे कुछ नहीं खाना। जब तक मेरा ऋतिक घर नहीं आ जाता मैं कुछ नहीं खाऊंगी। ऋतिक। वहीं दूसरी ओर गुफा में ऋतिक की आंख खुलती है। दरअसल ऋतिक मरा नहीं था, ऊंचाई से गिरने के कारण उसके सर पर चोट लग गई थी, जिसके कारण वो बेहोश हो गया था। ऋतिक आंख खोलते ही घबराकर मदद के लिए चिल्लाने लगता है, बचाओ, बचाओ, मैं यहाँ गुफा में गिर गया हूँ, कोई निकालो मुझे, अरे कोई तो सुन लो, बचाओ मुझे, कोई है? ऋतिक के बहुत देर तक आवाज लगाने पर भी जब कोई जवाब नहीं आता तो ऋतिक गुफा से निकलने के उद्देश्य से गुफा में आगे रोशनी की ओर बढ़ने लगता है। थोड़ी ही दूर चलने के बाद उसे किसी के खर्राटे की आवाज सुनाई देती है। ऋतिक डरते डरते आगे बढ़ता है और छुप करके देखता है तो उसे वही पहाड़ी वाला भूत सोते हुए दिखाई देता है। ऋतिक उसे देखते ही फिर से बेहोश हो जाता है। पहाड़ी वाला भूत ऋतिक के पास जाता है और जादू से उसकी चोट को ठीक कर देता है, जिससे ऋतिक होश में आ जाता है। होश में आने के बाद पहाड़ी वाले भूत को इतने पास देखकर ऋतिक बहुत ज्यादा घबरा जाता है। मुझे छोड़ दो, मुझे कुछ मत करना। अरे डरो मत, मैं तुम्हें कुछ नहीं करूंगा। भूत का इतना सरल स्वभाव देखकर ऋतिक का डर कुछ कम हो जाता है। तुम भूत होकर भी इतने अच्छे कैसे हो? गांव के लोग तुम्हारे बारे में कितनी बुरी बुरी बातें बताते हैं। ऋतिक के इतना कहते ही भूत उसे बताता है, भूत बनने से पहले मैं भी तुम्हारी ही तरह एक अच्छा इंसान था, लेकिन मेरे दुश्मन के धोखे ने मुझे भूत बना दी। दुश्मन की वजह से भूत बन गए? वो कैसे भला? अरे लंबी कहानी है। अच्छा चलो बताता हूँ। एक दिन मैं इस खूबसूरत पहाड़ी में घूमने के लिए आया था, लेकिन मेरे एक दुश्मन ने मुझे इस गुफा में धक्का दे दिया और मेरी मौत हो गई, जिसके बाद से मैं भूत बनकर इस काली पहाड़ी की गुफा में भटक रहा हूँ। तो अब आप इस भूत रूप से कैसे मुक्ति पाएंगे? जब तक मेरा बदला पूरा नहीं हो जाता मैं इस भूत रूप से मुक्त नहीं हो सकता। मुझे उससे अपना बदला लेना ही होगा। कौन है आपका दुश्मन? तुम्हारे गांव का जमींदार लखन। मुझे उससे अपना बदला लेना है,
क्या तुम मेरी मदद करोगे? आप इस गुफा से निकलने में मेरी मदद कीजिए और इस भूत रूप से निकलने में मैं आपकी मदद करूंगा। मैं तुम्हें इस गुफा से बाहर निकालता हूँ और तुम लखन के पास जाकर उससे बस इतना कहना कि इस गुफा में बहुत सारा खजाना छुपा हुआ है, जिससे वो लालच में यहाँ तक आ जाएगा और मैं अपना बदला ले लूंगा। भूत जादू से ऋतिक को गुफा से बाहर निकलने में मदद करता है। गुफा से निकलते ही ऋतिक दौड़ता हुआ घर वापस आता है। ऋतिक को सामने देख ऋतिक की माँ उसे गले लगा लेती है और रात में अपने हाथों से उसे खाना भी खिलाती है। मेरे बेटे कहाँ चला गया था तू? पेट भर के खा मेरे लाल, पेट भर के खा। कितने दिनों से खाना नहीं खाया मेरे बेटे ने। ऋतिक के गांव वापस लौटने के बाद उसका दोस्त बिट्टू उससे मिलने आता है। ऋतिक, मेरे दोस्त, कैसा है तू? मुझे तुझसे कोई बात नहीं करनी है। तू मुसीबत में मुझे छोड़कर भाग गया था, उसके बाद तूने मेरे घर वालों को भी मेरे बारे में नहीं बताया। मुझे ऐसे स्वार्थी इंसान से कोई दोस्ती नहीं रखनी है। ऋतिक इतना कहकर बिट्टू से दोस्ती तोड़ देता है और गांव के जमींदार के पास जाकर उसे खजाने के बारे में बताता है। अरे क्या हुआ ऋतिक बेटा, तुमने मुझे यहाँ अकेले में क्यों बुलाया है? चाचा जी, मैं कुछ दिन पहले काली पहाड़ी पर गया था। क्या तू काली पहाड़ी पर गया था? तुझे वहाँ पहाड़ी वाले भूत ने कुछ किया नहीं? नहीं चाचा जी, काली पहाड़ी में कोई भूत नहीं है। वहाँ गुफा में तो खूब सारा खजाना है। मुझे लगा अगर मैं गांव के बाकी लोगों को ये बात बताऊंगा तो वो मेरा मजाक उड़ाएंगे, लेकिन आप धन की अहमियत समझते हैं, इसलिए मैंने आपको बताना ज्यादा जरूरी समझा। ऋतिक की बात सुनकर लखन के मन में खजाने की लालच आ जाती है। तूने बिल्कुल सही किया बेटे, मैं कल ही उस गुफा में जाता हूँ। लालची लखन अगले दिन काली पहाड़ी की उस गुफा में पहुंच जाता है। लखन के वहां पहुंचते ही पहाड़ी वाला भूत लखन को पहाड़ी से धक्का दे देता है और इस तरह से उस पहाड़ी वाले भूत का बदला पूरा भी हो जाता है और वो अपने भूत के रूप से भी मुक्त हो जाता है। सोने की बारिश। रतनपुर नाम के एक गाँव में भोला नाम का एक किसान अपने बुजुर्ग पिता के साथ रहा करता था। भोला स्वभाव से बहुत ही मेहनती होने के साथ साथ ईमानदार और मासूम भी था, जिसके चलते लोग अक्सर उसके भोलेपन का फायदा उठाते रहते थे। भोला कुदाल लेकर अपने खेतों में काम करने के लिए जा रहा होता है। बारिश का मौसम आने वाला है। पिछले साल भी खेती अच्छी नहीं हुई थी, इस बार मुझे और मेहनत करनी होगी। भोला ये सब सोचते हुए जा ही रहा होता है कि उसे पीछे से उसके पड़ोसी लाला की आवाज आती है। अरे भोला, अरे ओ भोला। हाँ बोलो लाला भैया, क्या हुआ? भोला, मुझे तुझसे एक मदद चाहिए थी। क्या? मुझसे मदद चाहिए? बताओ क्या मदद चाहिए? भोला, मुझे बहुत तेज बुखार है, मैं अपने खेतों में काम नहीं कर पाऊंगा, तो क्या तुम आज मेरा खेत जोत दोगे क्या? लेकिन लाला भैया, मैं तो अपना खेत जोतने जा रहा था, अगर मैं तुम्हारा खेत जोतूंगा तो मेरे खेत में कौन काम करेगा? अरे तुम अपना खेत कल जोत लेना। मासूम भोला लाला की बात मान जाता है और कहता है, ठीक है लाला भैया, मैं तुम्हारा खेत भी जोत दूंगा। धन्यवाद भोला, तुम जैसा पड़ोसी भगवान सबको दे। अरे भैया, धन्यवाद की क्या बात है, आज मैं आपकी मदद करूंगा, तभी तो कल आप भी मेरे लिए काम आओगे। बिल्कुल भैया, बिल्कुल, जरूर काम आऊंगा। भोला अपने खेत छोड़कर लाला के खेत में काम करने के लिए चला जाता है। भोला के वहां से जाने के बाद लाला सोचता है, अरे वाह, क्या बेवकूफ बनाया है। भोला जैसा बेवकूफ पड़ोसी सबको मिले। अब मैं जाकर आराम करता हूँ, इस बेवकूफ को करने दो काम। भोला दिन भर लाला के खेतों में काम करता है और लाला दिन भर आराम करने के बाद दोपहर के समय सोकर उठता है। अरे दोपहर हो गई क्या? चलो जाकर देखता हूँ भोला ने कितना काम कर लिया। लाला खेतों में पहुंचकर देखता है और सोचता है, अरे वाह वाह, इसने तो बहुत सारा काम कर दिया है। लाला को वहां देखकर भोला बोलता है, अरे भैया, आप परेशान होने के लिए यहाँ क्यों आए हैं? घर में ही आराम करना था ना। शुक्रिया भोला भाई, तुमने आज मेरी बहुत मदद की है। अरे शुक्रिया की क्या बात है लाला भैया, ये तो मेरा फर्ज था। अभी मैं घर जाकर खाना खा के आता हूँ। हाँ हाँ, तुम खाना खा के आ जाओ और फिर से काम पर लग जाओ, ठीक है? हाँ ठीक है भैया। भोला घर जाकर थका हारा
घर के बाहर बैठकर आराम करने लगता है। भोला बेटा अंदर आजा, आकर खाना खा ले बेटा। हाँ बाप खाना खाने बैठता है और खाना देखकर बापू से पूछता है, बापू ये खाना तो कल आपके हिस्से का बचा हुआ है ना, आपने कल कुछ नहीं खाया था क्या? अरे बेटा कल मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए मैंने थोड़ा सा खाया था, तू तो खाना खा। भोला समझ जाता है कि बापू उससे झूठ बोल रहे हैं और मन ही मन भगवान से कहता है, हे भगवान मुझ पर थोड़ा रहम तो कर, मैं अपने बापू को ऐसे और कष्ट में नहीं देख सकता हूँ, थोड़ा रहम कर भगवान, रहम कर। क्या हुआ बेटा, क्या सोच रहा है? बापू क्या मैं जिंदगी में कभी रुपए कमा भी पाऊंगा या नहीं? मुझसे आपका ये कष्ट देखा नहीं जाता है। सुन बेटा, हर चीज का एक समय होता है और समय आने पर सब ठीक हो जाता है, और जिंदगी में कभी भी पैसे के पीछे मत भागना, एक दिन भगवान सब ठीक कर देंगे। जी बापू। भोला खाना खाने के बाद फिर से काम करने के लिए जा रहा होता है और तभी उसे रास्ते में विमल मिलता है। अरे कहाँ जा रहा है भोला? अरे वो लाला भैया है ना, उन्हीं के यहाँ काम करने जा रहा हूँ। लेकिन तू अपना खेत छोड़कर उनके खेतों में काम करने क्यों जा रहा है? वो क्या है ना कि लाला भैया की आज तबीयत बहुत खराब है, तो उन्होंने मुझे उनके यहाँ काम करने के लिए कहा है। अरे बेवकूफ, ये सब उस लाला की चाल है, वो तुम्हारे भोलेपन का फायदा उठा रहा है। तुमसे मैंने पहले भी कहा है कि दुनिया में थोड़ा चालाक बन के रहना पड़ता है। ये सब मुझसे नहीं होगा, बापू की दी हुई जमीन पर खेती करके मेरा और बापू का ही गुजारा होता है। उन्होंने कहा है कि भगवान एक दिन सब ठीक कर देंगे और मुझे मेरे बापू की बात पर पूरा भरोसा है। तू भी ना बस इसी भ्रम में रहना। बापू कभी झूठ नहीं कहते हैं, देखना भगवान एक दिन जरूर मदद करेंगे, तुम देख लेना। हाँ तुझे समझाना ही बेकार है। भोला विमल की बातों को नजरअंदाज करते हुए खेतों में चला जाता है और काम पूरा करने के बाद घर वापस आते वक्त रास्ते में एक मंदिर पड़ता है। भोला मंदिर के सामने हाथ जोड़कर प्रार्थना करने लगता है, हे भगवान थोड़ी मुझ पर भी कृपा कीजिए, मेरे पिता बहुत कष्ट में हैं, मुझसे उनका ये कष्ट देखा नहीं जाता है, थोड़े धन की कृपा कर मुझ पर, मुझे ज्यादा नहीं चाहिए लेकिन थोड़ी कृपा तो कर। भोला घर पहुंचकर सो जाता है और भोला को गहरी नींद में एक बहुत प्यारा सपना आता है। भोला देखता है कि उसके घर पर सोने की बारिश हो रही है, जिससे भोला की जिंदगी पूरी तरह से बदल जाती है। आँख खुलने पर भोला देखता है कि ये तो सुबह सुबह का सपना था, जिससे भोला बहुत खुश हो जाता है। ये तो सुबह सुबह का सपना था और मैंने सुना है सुबह का सपना सच होता है। अगर ऐसा है तो क्या हमारे घर में सच में सोने की बारिश होने वाली है? क्या ये सच में होगा? हाँ बापू, ओ बापू। हाँ क्या हुआ, सुबह सुबह से इतना उतावला क्यों हो रहा है? बापू मैंने सपने में देखा कि हमारे घर पर सोने की बारिश हो रही है और आप भी तो कहते हैं ना कि सुबह का सपना सच होता है, तो बताओ ना बापू मेरा सपना सच होगा कि नहीं? बताइए ना बापू, बताइए ना। अगर तेरे हिस्से का होगा तो तुझे जरूर मिलेगा बेटा। चल अब उठकर पहले खाना खा ले। भोला उठने के बाद काम पर जाने के लिए तैयार होने लगता है। बारिश होगी, ओए ओए सोने की बारिश होगी, हम अमीर हो जाएंगे, सारे कष्ट धुल जाएंगे, सब ठीक हो जाएगा, भगवान हमारी मदद करेंगे। बारिश होगी, ओए ओए सोने की बारिश होगी। भोला तैयार होकर खुशी खुशी काम पर जा रहा होता है, तभी उसे रास्ते पर लाला मिलता है। क्या बात है भोला, तुम बहुत खुश लग रहे हो, कहीं से खूब सारे पैसे मिल गए हैं क्या? अभी तक तो नहीं मिले हैं, लेकिन बहुत ही जल्द मिलने वाले हैं। अच्छा, वो कैसे? मैंने सपने में देखा है कि मेरे घर में सोने की बारिश हो रही है और सुबह का सपना तो सच होता है ना, मतलब अब मैं भी धनवान बन जाऊंगा। भोला की बात सुनकर लाला उसका मजाक उड़ाते हुए कहता है, अरे आज तो मैंने भी सुबह सुबह सपना देखा, जैसे तुम्हें आसमान से सोना मिला वैसे ही मुझे भी जमीन के अंदर से सोना मिला है। अरे वाह, मतलब अब हम दोनों अमीर होने वाले हैं। हाँ हाँ क्यों नहीं। लाला उसका मजाक उड़ाते हुए वहाँ से आगे जाते हुए कहता है, अजीब मूर्ख है ये भी, अभी भी बचपन में सुनी बातों पर विश्वास करता है। भोला खेतों में पहुंचकर काम करने लगता है और बस सोने की बारिश के बारे में ही सोचता रहता है। बारिश होगी,
सोने की बारिश होगी। हाँ हाँ तुम भी देखना लाला भैया, ओ विमल तू भी देखना, बारिश होगी, सोने की बारिश होगी, बापू और हम अमीर हो जाएंगे, सोने की बारिश होगी। भोला सोने की बारिश के बारे में सोचते हुए काम कर रहा होता है कि तभी उसका हल कहीं फंस जाता है। अरे क्या हुआ, ये हल क्यों रुक गया, अभी देखता हूँ। भोला देखता है कि हल के नीचे एक मिट्टी का घड़ा फंसा हुआ है। भोला उस घड़े को निकालता है तो देखता है कि उसमें खूब सारे सोने के सिक्के भरे हुए होते हैं। जय हो, मिल गया खजाना। तभी उसे कुछ याद आता है और सोचता है, लेकिन ये तो जमीन के नीचे से निकला है और मेरे सपने में तो सोने की बारिश होनी थी। तभी उसे लाला के साथ हुई बात याद आती है। अच्छा, तो ये घड़ा लाला भैया के हिस्से का सोना है। अभी जाकर लाला को इसके बारे में बताता हूँ। रास्ते में जाते हुए भोला मन ही मन सोचता है, बापू ने कहा था कि समय आने पर मुझे भी धन जरूर मिलेगा। इसका मतलब अभी मेरा समय नहीं आया है, लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि एक दिन मेरा भी समय आएगा और सोने की बारिश भी होगी। ऐसा सोचते हुए भोला लाला के पास जा रहा होता है। वहीं दूसरी ओर घड़ा खुला होने के कारण उसमें खूब सारी मकड़ियां भर जा। भोला लाला के घर पहुंचकर लाला को आवाज देता है, लाला भैया, ओ लाला भैया। लाला बाहर आकर भोला को खुश देखकर फिर से मजाक में कहता है, क्या हुआ भोला, तुम्हारा सुबह का सपना सच हो गया क्या? मेरा सपना नहीं बल्कि तुम्हारा सपना सच हो गया। क्या मेरा सपना सच हो गया? कौन सा सपना? अरे तुम्हारा वही सुबह वाला सपना जिसमें तुमने देखा था कि तुम्हें जमीन के अंदर से सोने की प्राप्ति होती है। मुझे मेरे खेत में सोने का घड़ा मिला है, लेकिन मेरे सपने में तो सोने की बारिश होती है, इसलिए ये घड़ा तुम्हारा है। तुम जाकर मेरे खेत से अपना घड़ा ले लो। इतना कहकर भोला वहाँ से घर चला जाता है और लाला सोच में पड़ जाता है, क्या सोने का घड़ा? लेकिन अगर ऐसा है तो फिर इस भोला ने वो घड़ा खुद क्यों नहीं रखा? चलो जाकर देख कर तो आता हूँ, शायद आज मेरी ही किस्मत खुल जाए। लाला भोला के खेत में जाकर देखता है तो उसे वही घड़ा दिखता है। अरे यहाँ तो सचमुच एक घड़ा है। ये भोला सच में कितना मूर्ख है, अपनी जमीन से निकला सोना मुझे दे दिया। लेकिन लाला जैसे ही उस सोने से भरे घड़े को उठाने के लिए घड़े को हाथ लगाता है तो घड़े में खूब सारी मकड़ियाँ निकलने लगती हैं। अरे रे 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 रे, ये तो जानलेवा मकड़ियाँ हैं। इसका मतलब इस भोला ने मुझे ही बेवकूफ बना दिया। मैं इसका बदला जरूर लूंगा। उस भोला को सोने की बारिश का सपना आया था ना, लेकिन आज रात में उसके लिए इसी घड़े की मदद से मकड़ी की बारिश करवाऊंगा। रात के वक्त भोला अपने घर में सोने की बारिश को सोचते हुए लेटा हुआ होता है और तभी अपना बदला लेने के मकसद से लाला वही घड़ा लेकर भोला के घर के छत पर चढ़ जाता है। अब तुझे पता चलेगा भोला, लाला के साथ मजाक करने का क्या परिणाम होता है। ऐसा सोचकर लाला घर की छत खोलकर उसमें पूरा घड़ा पलट देता है, जिससे भोला की आंख खुल जाती है। लेकिन यहाँ मकड़ियों की नहीं बल्कि सोने की बारिश होती है। बारिश, सोने की बारिश, सोने की बारिश। बापू मेरा सपना पूरा हो गया। ओ बापू, बापू जल्दी आओ। लाला मुन्नी डालकर देखता है तो बहुत चक्का रह जाता है। अरे ये क्या? इसका मतलब इस घड़े में सिर्फ ऊपर ऊपर ही मकड़ियाँ थी और नीचे सच में सोने के सिक्के थे। हे भगवान, मेरी तो किस्मत ही फूटी है।